हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पवन के अपरदन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां पढ़ी थी। आज हम पवन के द्वारा जो परिवहन होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, पवन द्वारा परिवहन कार्य। पवन के द्वारा जो परिवहन कार्य है यह अनिश्चित होता है, क्योंकि पवन की जो चलने का समय, उसकी दिशा, यह सभी अनिश्चित होते हैं। पवन किसी भी दिशा से चल सकती है और किसी भी समय पवन है चल सकती है। तो पवन के द्वारा जो परिवहन कार्य है वो अनिश्चित होता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जो परिवहन पवन के द्वारा जो परिवहन होता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं हम जानेंगे। देखो, सबसे पहली जो विशेषता है, क्योंकि जो उसमें है कि जो पवन की दिशा निश्चित नहीं होती है, तो पवन की दिशा निश्चित नहीं होती। पवन की जो दिशा है वो निश्चित नहीं होती है। पवन किसी भी दिशा से चल सकती है, लगातार एक दिशा से भी चल सकती है, और मतलब अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई पहाड़ी है, तो वो चारों तरफ से भी चल सकती है। पूर्व से भी चल सकती है, पश्चिम से भी, और उत्तर और दक्षिण, किसी भी दिशा से जो आकृति, जो पवन है वो प्रवाहित हो सकती है। उसके बाद है, सेकंड है कि पवन का परिवहन अधिकतम दूरी तक विस्तृत होता है। पवन द्वारा परिवहन अधिकतम दूरी तक विस्तृत होता है। पवन द्वारा जो परिवहन कार्य है वो बहुत अधिक दूरी तक होता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती, एक लिमिट नहीं है। जैसे नदी है, नदी जहां तक प्रवाहित हो रही है केवल वहीं तक अपर्दन है या जो निक्षेप है वो कार्य करेगी, उससे अधिक नहीं कर सकती। लेकिन पवन का जो कार्य है वो देखो, हजारों मीटर तक, हजारों किलोमीटर तक इसका परिवहन कार्य किया जाता है। ठीक है, इसमें देखो उदाहरण दिया जाता है कि जो सहारा रेगिस्तान, जो सहारा रेगिस्तान की जो मिट्टी है वो हवा के द्वारा उड़कर, की मिट्टी जर्मनी में निक्षेपित होती है। जो सहारा का रेगिस्तान है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और वहां से जो हवा चलती है, यानी सहारा की जो मिट्टी है वो जर्मनी में निक्षेपित होती है, यानी कई हजारों किलोमीटर तक दूर जाकर वो निक्षेपित होती है। थर्ड है, इसमें पवन का जो परिवहन है वो बहुदिशीय होता है, यानी एक ही दिशा से नहीं होता है, चारों तरफ से परिवहन कार्य है वो होता है। बहुदिशीय यानी चारों दिशाओं से, चारों दिशाओं से इसका परिवहन कार्य होता है। इसका जो परिवहन है, वायु द्वारा जो परिवहन है वो देखो सतह पे भी होता है, सतह पर होता है। दूसरा,
जो वायुमंडल है, वायुमंडल की निचली परत, वायुमंडल की निचली परत में भी वायु द्वारा परिवहन का कार्य होता है। जैसे हम पढ़ते हैं क्षोभ मंडल है, अब क्षोभ मंडल में धूलकण भी पाए जाते हैं। तो वायु द्वारा जो परिवहन है एक तो सतह पे भी होता है और वायुमंडल की जो निचली परत है वहां भी वायु द्वारा परिवहन होता है। और नेक्स्ट है इसमें कि जो बारीक कण हैं उनका ही एक बार में परिवहन होता है। जो बारीक कण होते हैं, बारीक कण, तो इनका जो बारीक कण है इनका जो परिवहन है, इनका परिवहन एक बार में ही हो जाता है। एक बार में ही हो जाता है। जबकि अगर बड़े कण हैं तो उनका जो परिवहन है वो एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि उनमें भारी होते हैं। तो एक बार वो पवन है एक बार में उनका परिवहन नहीं कर पाती। लेकिन जो बारीक कण होते हैं आकार में छोटे हैं, पवन के साथ आसानी से उनका परिवहन हो जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से परिवहन हो जाता है। अब जो परिवहन, जो पवन द्वारा जो परिवहन है वो मुख्य रूप से देखो तीन रूपों में होता है। एक तो निलंबन, वायु द्वारा परिवहन, देखो तीन तरह से होता है। एक तो निलंबन, निलंबन के द्वारा, फिर है साल्टेशन यानी लुढ़क कर, साल्टेशन लुढ़क कर, उसके बाद है ट्रैक्शन यानी खींचकर, ट्रैक्शन यानी खींचकर। ये तीन तरीकों से वायु द्वारा परिवहन कार्य किया जाता है। एक तो निलंबन के द्वारा, एक साल्टेशन यानी लुढ़क कर, ट्रैक्शन यानी खींचकर। इसमें देखो जो कण है उसका आकार अगर 0.2 mm से कम है तो उसका जो परिवहन है वो निलंबन के द्वारा होगा, निलंबन के द्वारा। और जो साल्टेशन है लुढ़क कर, अगर कोई कण है, कण का आकार 0.2 mm से अधिक है, से अधिक, तो उसका जो परिवहन है वो लुढ़क कर होगा। उसके बाद जो ट्रैक्शन के अंतर्गत बड़े आकार वाले पदार्थ हैं वो सतह पर लुढ़क के चलते हैं। ट्रैक्शन के अंतर्गत यानी जो खींचकर, वो उन कणों का परिवहन होता है जो आकार में बड़े होते हैं और वो जो सतह पर लुढ़क के चलते हैं। तो ये वायु द्वारा परिवहन था। देखो देखो वायु द्वारा जो परिवहन है, सबसे पहले तो एक तो जो धूल है, जो मिट्टी या रेत है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए अपरदन के लिए। उसके बाद वायु की जो गति है वो तेज होनी चाहिए। ये मुख्य मुख्य बात है। ये वायु की जो गति है वो तेज होनी चाहिए और जो परिवहन के जो साधन है, जो कारक है, मतलब जो मिट्टी है, रेत है, वो अधिक मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वायु द्वारा परिवहन कार्य था। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पवन का निक्षेपण कार्य, कि पवन के द्वारा जो निक्षेपण कार्य हो रहा है उसमें कौन सी आकृतियां बन रही है। देखो इसमें मुख्य रूप से जो आकृतियां बनती है उनमें एक तो बालू का स्तूप है और लोयस मैदान है। अब पवन का द्वारा जो अपरदन कार्य है वो सबसे अधिक मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां ही
सबसे अधिक ये अपर्दन कार्य होता है पवन के द्वारा, केवल मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो पवन द्वारा निक्षेपण कार्य हम पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं हम पवन के निक्षेपण कार्यों की। देखो, पवन के जो निक्षेपण कार्य है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखो, पवन के द्वारा निक्षेपण कार्य में बालू का स्तूप और लोयस, ये स्थलाकृतियां बनती है। देखो, बालू का स्तूप से तो हम परिचित हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो टीले होते हैं, देखो उन्हें ही बालू का स्तूप कहते हैं। और जो लोयस है, लोयस देखो मिट्टी का एक मैदान होता है जो देखो चीन में स्थित है। ये चीन में स्थित है, एक लाल मिट्टी का मैदान जिसे लोयस का मैदान भी कहते हैं, और ये चीन में स्थित होता है लोयस। तो पहले बात हम करेंगे बालू का स्तूप की। देखो, बालू का स्तूप बनने के लिए सबसे पहले तो जो वायु की गति है वो तेज होनी चाहिए, और बहुत अधिक मात्रा में जो मिट्टी है, जो रेत है, वो भी चाहिए होती है। और जो बालू का स्तूप है वो, इसको बनने के लिए अवरोध की आवश्यकता पड़ती है। अवरोध यानी रुकावट की, क्योंकि जब वायु है वो तीव्र गति से जब चलती है और रेत का परिवहन करती है, यानी वायु के मार्ग में अगर रुकावट आएगी तब वायु जो रेत है उसे का निक्षेपण कर देगी। इसलिए बालू का स्तूप के लिए अवरोध की आवश्यकता भी होती है। तो बालू का स्तूप की बात करते हैं, तो इसमें देखो पवन द्वारा रेत के निक्षेपण से निर्मित टिब्बे या स्तूपों को बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी ये पवन के द्वारा जो रेत है, जो मिट्टी है, उसका परिवहन किया जाता है, और फिर ये जो मिट्टी का जब निक्षेपण कर दिया जाता है तो स्तूप या टिब्बे का निर्माण होता है। और ये रेगिस्तानी भागों के प्रमुख स्थल रूप है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो टिब्बे हैं केवल रेगिस्तान में ही बनेंगे। अगर अनुकूल दशाएं मिल जाती है तो बालू का स्तूप है, इनका निर्माण कहीं भी हो सकता है, लेकिन अनुकूल दशाएं मिलनी चाहिए। जैसे बालू का स्तूप है, ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये बनते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। देखो, शुष्क रेत सुलभ जहां होती है और पवन शक्तिशाली होती है, या शुष्क रेत हो प्लस जो पवन है वो शक्तिशाली हो। तो जो बालू का स्तूप है ये कहीं भी बन सकते हैं। ये देखो बालू का स्तूप है सागर तटीय भागों में, झीलों के रेतीले तटों पर, रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्र में, बालू का प्रस्तर वाले कुछ मैदानी भागों में, मतलब कहीं भी ये बन सकते हैं। और शुष्क मिट्टी होनी चाहिए, और पवन है वो शक्तिशाली होनी चाहिए, और बीच में अवरोध होना चाहिए। अब देखो अवरोध किन का होगा। एक तो अगर वायु के मार्ग में वन हो, झाड़ियां हो, कोई दलदली क्षेत्र हो, उसके अलावा जलाशय हो, कुछ नदियां हो, तो जो वायु के वेग को रोक सके, तो वहां पर बालू का स्तूप है इनका निर्माण होता है। उसके अलावा इनकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है बालू का स्तूपों की, वो भी बहुत अधिक होती है, कहीं पर कम भी मिलेगी और कहीं पर बहुत अधिक भी मिलेगी। और कई तो जो बालू का स्तूप होते हैं वो 5 से 6 किलोमीटर लंबे भी होते हैं, यानी इनका आकार छोटे से लेकर बड़ा कुछ भी आकार इनका हो सकता है। और राजस्थान में भी बहुत से बालू का स्तूप हैं जो थार के रेगिस्तान में है पाए जाते हैं।
जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, सुजानगढ़ और रतनगढ़ यहाँ पाए जाते हैं। जो बरखान है, बरखान स्तूप है, यह जैसलमेर, पोखरण, उसके बाद रेखिक या अनुदैर्ध्य जो स्तूप है यह जैसलमेर के पश्चिमी भाग, उसके बाद स्टार स्तूप एक तारेनुमा ये स्तूप होते हैं, ये मोहनगढ़ क्षेत्र और गंगानगर के सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि स्तूपों का बनना। स्तूप ये बनते कैसे हैं? देखो, स्तूप के बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। वायु का तेज होना, रेत का अधिक मात्रा में होना और उसके लिए अवरोध का होना, ये आवश्यक होता है। देखो, पर्याप्त मात्रा में रेत की सुलभता और तीव्र पवन वेग, पवन मार्ग में अवरोध और रेत के जमाव तथा बालू का स्तूपों के लिए उपयुक्त स्थान। पवन का जो वेग है वो तीव्र होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में रेत होनी चाहिए और इनके मार्ग में अवरोध होना चाहिए। उसके बाद एक उपयुक्त स्थान होना चाहिए, तब ये बालू का स्तूप है इनका निर्माण होता है। अब उसका वर्गीकरण देखो किया हुआ है बालू का स्तूपों का। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और बरखान या बरकान, या तो बरखान या बरकान बालू का स्तूप। 3 भागों में इनका विभाजन किया गया है दिशा और स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। पवनानुवर्त जो बालू का स्तूप है यह पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। ये इनकी लंबाई अधिक होती है और इनका जो ढाल है, स्तूपों का जो ढाल है वो पवनोन्मुखी ढाल तो इनका मंद होता है और पवन विमुखी जो ढाल है वो तीव्र होता है। ये देखो, पवन अगर इस दिशा से आ रही है तो ये जो ढाल है ये देखो ये मंद होगा, यहाँ जो ढाल बन रहा है, और बल्कि इस तरफ का जो ढाल है, मान लो इस तरफ ये जो ढाल है पवन विमुखी, ये जो ढाल है ये पवन विमुखी ढाल है, ये होगा तीव्र, ये तीव्र होगा ये ढाल, ठीक है। और ये जो ढाल है पवन मुखी, ये जो ढाल है ये मंद होगा, क्योंकि यहां देखो हवा टकराएगी, उसके बाद क्या है ये इस तरह से होगा ताकि जो मिट्टी है, रेत है, हवा है, इसे तीव्रता से ढलान के द्वारा वो चलती रहेगी, ठीक। तो पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप है उसका जो पवनमुखी ढाल है वो मंद मंद होता है और पवन विमुखी जो ढाल है वो इसका तीव्र होता है, और ये आंतरिक मरुस्थलों में बनते हैं। आंतरिक मरुस्थल, आंतरिक मरुस्थल में, यानी मरुस्थल का जो अंदर का जो मध्य बीच का भाग होता है वहां इनका निर्माण होता है। ये देखो, ऑस्ट्रेलिया, लीबिया और सारा के मरुस्थल में ये पाए जाते हैं मरुस्थल, पवनानुवर्ती मरुस्थल है ये पाए जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है यह पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं और इनका जो निर्माण है, जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है इनका जो निर्माण है वो रेगिस्तान की सीमा पर, रेगिस्तान की सीमा पर और जलाशयों के पास,
रेगिस्तान की सीमा पर और जलाशयों के पास है इनका निर्माण होता है, रेतीले सागरीय तटों पर। जलाशय यानी जो रेतीले सागरीय तट है वहां पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, इनका निर्माण होता है। इनका निर्माण हल्की या क्षीण हवा द्वारा अधिक रेत वाले भाग में होता है और ये प्राय लहरदार होते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये लहरदार होते हैं, लहरदार बालू का स्तूप होते हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो 3 से 25 मीटर होती है और औसत लंबाई इनकी 750 मीटर और औसत चौड़ाई इनकी 150 मीटर तक होती है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों की। फिर नेक्स्ट है बरखान या बरकान बालू का स्तूप। देखो ये दो स्तूप है, ये भी देखो जो हवा के समकोण पे बनते हैं, हवा के समकोण पर, एक हवा के समकोण पे बनते हैं। और बरखान या बरखान के द्वारा देखो मरुस्थल का विस्तार होता है, एक तो मरुस्थल का विस्तार। देखो विस्तार इसलिए होता है क्योंकि ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये देखो स्थिर नहीं होते, स्थिर नहीं होते बल्कि ये गतिशील आकृति है, गतिशील स्थलाकृति है ये। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो टिल्ले हैं रेत के, ये स्थानांतरण करते रहते हैं। ये एक स्थिर स्थलाकृति नहीं होती है बल्कि गतिशील होती है। तो इससे क्या होता है, जो मरुस्थल का प्रसार है वो बढ़ता जाता है, आबादी क्षेत्रों में भी आ जाते हैं, रेत उड़कर वहां पे टिब्बे बन जाते हैं। जो रेगिस्तानों में जो हरे भरे जो क्षेत्र होते हैं वहां भी बालू का स्तूप है वो बन जाते हैं। तो इसका जो ढाल भी देखो, पवनमुखी ढाल इसका उत्तल होता है और पवन विमुखी जो ढाल है वो अवतल होता है। उत्तल का मतलब ऊपर उठा हुआ और अवतल यानी नीचे। यानी जो बरखान है इसमें पवन मुखी जो ढाल है वो उत्तल होगा और पवन विमुखी जो ढाल है वो अवतल होगा। अवतल का मतलब वही है, ढलान का होगा, जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में बताया था वही स्थिति इसमें है, लेकिन जो शब्द है वो चेंज कर दिए गए हैं, बाकी वही सेम है इसमें। और इनका जो आकार है वो अर्धचंद्राकार होता है इनका आकार, और इनकी चौड़ाई और लंबाई की में ये ये भी आकार में ये भी बहुत अधिक होते हैं और पलायन करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते रहते हैं। और इनके देखो बीच में एक रास्ता बन जाता है, हवा के द्वारा जैसे अपरदन होता है, अगर हवा के द्वारा देखो जैसे अपरदन हो रहा है तो बीच का जो मार्ग है यहाँ से मिट्टी हट जाती है, बीच के मार्ग से जब मिट्टी हट जाती है पवन के द्वारा, तो यहाँ आने जाने के लिए एक रास्ता बन जाता है जिसे कॉरिडोर कॉरिडोर कहते हैं। या फिर देखो सहारा रेगिस्तान में जो रास्ता होता है इसे गासी कहते हैं, ठीक है, गासी कहते हैं। तो ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र में इस तरह से जो रास्ता बनता है, इनमें से होकर ऊंट के जो काफिले हैं, यानी जो ऊंट पे जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वो इन्हीं मार्गों में से होकर जाते हैं, जिसे कॉरिडोर भी कहते हैं और सारा रेगिस्तान में इसे गासी भी कहते हैं।
और राजस्थान में देखो थार के मरुस्थल में जो बरखान की जो ऊंचाई है वो 2 से 15 मीटर तक होती है, और इनकी औसत लंबाई 250 मीटर तक, सॉरी 350 मीटर तक, और इनकी औसत चौड़ाई 250 मीटर तक होती है बरखान की। तो ये बालू का स्तूप के विषय में जानकारी प्राप्त की है। और जो लोयस के जो मैदान है ये चीन में बनते हैं, इनके विषय में जो जानकारी है हम नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। और पवन द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं वो जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।